हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान तो होता ही है, लेकिन साथ में प्रेजेंट का एक और अर्थ है तोहफा या उपहार। तो बच्चों, ये प्रेजेंट जो है यानी कि ये जो तोहफा जो है वो क्रिसमस के दिन दिया गया है। और चलिए चैप्टर को पढ़ कर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेजेंट आखिर क्या है और किसने किसे दिया है कि इसे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का नाम दिया गया है। आखिर ये प्रेजेंट इतना स्पेशल क्यों है कि इसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का नाम दिया गया है। तो बच्चों, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them। तो बच्चों, विश्व के इतिहास में कई बार ऐसे कुछ काल या तिथियां होती हैं जो कि इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें हर कोई जानता है और हर कोई उनको याद करता है। मतलब विश्व के इतिहास में कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमेशा के लिए लोगों के मन में यादगार बन जाता है और हर कोई उसे जानता है। The story you will read mentions one such date and event। आप जो आज स्टोरी पढ़ेंगे वो ऐसे ही एक तिथि और एक तथ्य को, एक डेट को और एक इवेंट को दिखाती है। अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914। और ये जो कहानी है वो एक लड़ाई की कहानी है जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 में लड़ी गई थी। कैन यू गेस विच वॉर वॉज इट? क्या आप गेस कर सकते हो कि ये कौन सी लड़ाई थी? तो बच्चों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। और ये उसी दौरान ब्रिटिश और जर्मन के बीच जब लड़ाई चल रही थी तो वॉर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए बच्चों, अब पार्ट 1 पढ़ करके कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। I spotted it in junk shop in Bridport, a roll top desk। मैंने इसे ब्रिडपॉट नाम की एक जगह पर जंक शॉप में एक कबाड़ी की दुकान पर देखा था। ये क्या चीज़ थी? एक रोल टॉप डेस्क था। The man said it was early 19th century and oak। जो वहाँ पे आदमी बैठा था उस दुकान पे, उस जंक शॉप पे जो आदमी बैठा था उसने मुझे बताया कि ये 19th सेंचुरी का है, अर्ली 19th सेंचुरी का है, यानी कि 19वीं शताब्दी में शुरुआती वर्षों में बना हुआ है। एंड ओक, और ओक से बना है। बच्चों, ओक एक लकड़ी होती है, एक पेड़ की लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था लेकिन वो बहुत ही महंगे थे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। ये जो था, ये वाला जो रोल टॉप डेस्क था जो मैंने जंक शॉप पे देखा, ये बहुत ही बैड कंडीशन में था, बहुत ही ख़राब हालत में था। एंड कुछ पीसेस में ये बटा हुआ था। वन लेग क्लम्जली मेंडेड, एक पैर जो था इसका वो बुरी तरीके से मेंड किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और इस पर स्क्रॉच मार्क्स यानी कि बर्निंग निशान थे पूरे एक तरफ पूरी तरीके से। इट वॉज गोइंग फॉर अ वेरी लिटिल मनी, आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। और ये तो लेखक को लगा कि ये बहुत ही कम पैसों में उसे मिलने वाला है और उसे लगा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ और बाद में इसे रिस्टोर करा लूँगा। रिस्टोर का मतलब होता है रिपेयर करा लूँगा या खुद कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क और एक चैलेंज दोनों ही होगा क्योंकि ये रोल टॉप डेस्क बहुत ही बुरी हालत में है, तो इसे खरीदना एक रिस्क है और साथ में ही इसको रिस्टोर करना यानी कि इसे रिपेयर करना एक चैलेंज है। बट आई हैव टू हैव इट, पर लेखक को लगा कि उसे लेना ही पड़ेगा। आई पेड द मैन एंड बाउटेड बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने उसे आदमी से पैसे दे करके खरीदा और मैं उसे अपने वर्क रूम में लेकर के आ गया जो कि मेरी गराज में पीछे की तरफ था, और मैंने उस पर काम करना क्रिसमस की ईव के दिन शुरू कर दिया। तो बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि क्रिसमस 25 दिसंबर के दिन बनाया जाने वाला त्यौहार है। ये क्रिश्चियंस का त्यौहार है और क्रिसमस के एक दिन पहले को यानी कि 24 दिसंबर की जो रात होती है उसे क्रिसमस ईव कहा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी की शुरुआत में एक लेखक है
जिसे कि एक रोल टॉप डेस्क खरीदना है। वो ब्रिडपॉट नाम की जगह पर जब जाता है एक जंक शॉप पे, तो उसे एक पुराना और बुरी तरीके के कंडीशन में पड़ा हुआ है एक डेस्क मिलता है जो कि ओक की लकड़ी का है और अर्ली 19th सेंचुरी में बना हुआ है। तो वो सोचता है कि मुझे ख़रीदना तो है, तो मैं एक एक्सपेंसिव क्यों ख़रीदूँ, मैं इसी को लेकर के इसे रिस्टोर कर लूँगा। और वो उसे ले करके अपने गराज में अपने वर्क रूम में लेकर आ जाता है और क्रिसमस की ईव के दिन उस पर काम करना शुरू कर देता है। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. वो लेखक कहता है कि मैंने उसका जो रोल टॉप था वो कम्प्लीटली हटा दिया और उसके ड्रॉर्स को बाहर निकाल दिया। The veneer has lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. तो जो उसके ऊपर प्लाईवुड का काम हो रखा था बच्चों, वेनियर होता है एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और या फिर डेकोरेटिव वुड जो कि सस्ते फर्नीचर को अच्छा और महंगा दिखाने के लिए लगाया जाता है। वो भी उस डेस्क का पूरी तरीके से उखड़ा हुआ था और वो ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे वो वाटर डैमेज है, यानी कि पानी की वजह से ऐसा हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। दोनों आग ने और पानी ने उस डेस्क पर अपना अपना डैमेज दिखाया हुआ था। अपने अपने तरीके से फायर और वाटर ने उसको डैमेज करने की कोशिश करी थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो उसका लास्ट ड्रॉर था बच्चों डेस्क का, वो ना बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। लेखक ने पूरी कोशिश करी कि वो उसे आराम से जेंटली निकाल ले। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। और जब वो प्यार से नहीं निकला, उसको हिलाने डुलाने की कोशिश करी लेखक ने कि वो आराम से निकल जाए, लेकिन जब वो नहीं निकला तो लेखक ने उस पर बहुत ही तगड़ा अपने हाथों का जोर लगाया और उसे खींच लिया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. और जब उसने खींचा, अपनी मुट्ठी का पूरा जोर लगा करके उस ड्रॉर को खींचा, तो वो ड्रॉर ऐसा लगा जैसे कि खुल करके एकदम उड़ करके पीछे जा करके गिर गया है और उसके नीचे जो है एक सीक्रेट ड्रॉर वहाँ पर लेखक ने देखा। देयर वॉज समथिंग इन देयर। और लेखक को लगा कि वहाँ पे कुछ तो है। I reached in and took out a small black tin box. और लेखक ने फिर वहाँ पर अपना हाथ डाला और उसमें पाया कि वहाँ पर एक ब्लैक टिन का बॉक्स है। सेलो टेपेड on the top of it was a piece of lined note paper. वो पूरी तरीके से सेलो टेप से टॉप उसका लगा हुआ था, सेलो टेप चिपकी हुई थी उसमें और उसके ऊपर एक लाइंड नोट पेपर था। And written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th, 1915। और उसके ऊपर नोट पेपर के ऊपर शेकी हैंडराइटिंग में एक घबराहट वाली, एक हिलती डुलती एकदम जैसे शेकिंग हैंड से लिखी गई हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर है जो कि रिसीव किया गया है 25 जनवरी 1915 के दिन। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब मेरा टाइम आए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. जब लेखक उसको निकाल रहा था बॉक्स को, तो उसे लग ही रहा था कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। But curiosity got better of my scruples. लेकिन जो क्रियोसिटी थी वो उसको उस हेजिटेशन से, जो काम करने को, गलत काम करने की हेजिटेशंस होती है ना बच्चों, उसको स्क्रपल्स कहते हैं। तो वो जो क्रियोसिटी थी, उसके उस लेटर को पढ़ने की जो इच्छा थी, वो उसको उस गलत काम को करने के लिए मजबूर कर रही थी। इट यूजुअली डज, ऐसा अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड्स, एड्रेस में उसमें एड्रेस लिखा हुआ था और एड्रेस था मिसेस जिम मैकपर्सन, टॉप 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डॉरसेट। उस एड्रेस में लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट और डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने वो लेटर निकाला और उसे अनफोल्ड किया, यानी कि खोला। It was written in pencil and dated at the top 26th December 1914। और वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर जो डेट लगी थी वो थी
26 दिसंबर 1914 की। तो बच्चों देखो, अभी हमने देखा कि वो जो लेटर रिसीव किया गया है वो 25 जनवरी 1915 के दिन रिसीव किया गया है, जबकि लिखा उसे 26 जनवरी 1914 के दिन गया है। यानी कि लेटर को लिखने से लेकर के रिसीव करने की जो डेट में डिफरेंस है वो करीब 1 महीने का है। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने जाना कि एक लेखक है जो कि ब्रिटपॉट नाम की जगह पे एक जंग की शॉप पे जाता है। उसे एक रोल टॉप डेस्क खरीदना था, तो उसे वहाँ पर एक बुरी कंडीशन में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है। तो वो सोचता है एक नया एक और महंगा रोल टॉप डेस्क खरीदने के बजाय क्यों ना मैं इसी को लेकर के इसे रिस्टोर करा लूँ और रिपेयर करा लूँ। तो वो क्रिसमस की ईव के दिन उस पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसमें हर तरीके से उसका प्लाईवुड उखड़ रखा था और उसकी बहुत ही हालत ख़राब थी। तो वो रोल टॉप डेस्क पे काम करना शुरू करता है। तो जब वो उसके ड्रॉर्स को बाहर निकाल रहा होता है रिपेयर करने के लिए, तो लास्ट वाला ड्रॉर जो है वो उसका फंस जाता है। जब वो उस पर अपना ब्रूट फोर्स लगा करके उसको खींचता है बाहर, तो उसमें एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है जिम का लास्ट लेटर है ये, और इसे मेरे साथ दफना दिया जाए जब मेरा टाइम आए। और उस लेटर में लिखा होता है एक एड्रेस, और साथ में जब वो उसको खोल करके देखता है तो उस लेटर की डेट जो होती है 26 दिसंबर 1914 की होती है। तो बच्चों आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पार्ट 2 पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं कि उस लेटर में क्या लिखा था और राइटर ने लेटर में क्या पढ़ा। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो लेटर में मिस्टर जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकपर्सन को लिखा था कि प्रिय कोनी, ये मैं जो लेटर आपको लिख रहा हूँ ये बहुत ही हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड में लिख रहा हूँ, बहुत ही खुश दिमाग से लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है जिसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। हम सभी अपनी ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस बच्चों होता है एक लॉन्ग डीप डिच जो कि ग्राउंड में खोदा जाता है ताकि सोल्जर्स उसमें अपने आप को अपने एनिमी से बचा सकें। गड्ढे खोद दिए जाते हैं ना ग्राउंड में, ताकि उसमें सोल्जर्स खड़े होकर के अपने आप को दुश्मनों की गोलियों से, बम से और बाकी चीज़ों से बचा सके, तो उन्हें ट्रेंचेस कहा जाता है। तो मिस्टर जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि हम लोग क्रिसमस की मॉर्निंग यानी कि 25 दिसंबर के दिन वहाँ अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, क्योंकि अभी हमने देखा था ना बच्चों कि ये लेटर जो है वो 26 दिसंबर के दिन मिस्टर जिम मैकपर्सन ने लिखा है। तो एक दिन पहले जो 25 दिसंबर था तब जब वो लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे तो देखो क्या हुआ। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, as beautiful as I have ever seen, as cold as and frosty as a Christmas morning should be। वो मॉर्निंग जो थी बहुत ही क्रिस्प थी, बहुत ही क्वाइट थी, और जैसा कि मैंने आज तक देखी है उतनी ठंडी और उतनी ही अच्छी मॉर्निंग थी जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए। वो मॉर्निंग जो थी क्रिसमस की बहुत ही ठंडी और बहुत ही शानदार और चुप और शांत थी वो मॉर्निंग जब हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it। वो कह रहे हैं कि मुझे खुशी होती है आपको ये बताने में कि हमने इसकी शुरुआत करी, पर सच्चाई तो ये है और मुझे शर्म भी आ रही है ये बताने में कि फ्रिट्स ने इसे शुरू करा। तो बच्चों फ्रिट्स जो होता है वो जर्मन के जो सोल्जर्स होते हैं उनको एक कॉमन नाम दिया जाता है, जैसे हम लोग ब्रिटिश सोल्जर्स को नाम देते थे ना अंग्रेज़, ऐसे जर्मन सोल्जर्स को जो नाम दिया जाता है वो फ्रिट्स होता है। तो वो कह रहा है कि मुझे आपको बताने में खुशी होती कि हमने इस बात की शुरुआत करी, लेकिन थोड़ी सी शर्म आ रही है बताने में कि वो इसकी शुरुआत जो है वो जर्मन सोल्जर्स ने करी, फ्रिट्स लोगों ने करी। But someone saw a white flag waving from the trenches opposite। सबसे पहले तो किसी ने देखा कि वाइट फ्लैग ना सामने वाले अपोजिट ट्रेंचेस से चला हुआ वेव होता हुआ आ रहा है। Then they were calling out to us from across no man land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas।
तो अभी हमें दूसरी तरफ से जो कि नो मैन लैंड होता है बच्चों, ऐसी जगह जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है और सिर्फ 2 या उससे भी अधिक देशों की जो सेनाएं होती हैं वो होती हैं, लड़ाई के लिए इकट्ठा हुई होती हैं। वहाँ पे कोई भी सिविल लोग जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, वो लोग नहीं होते हैं। तो दूसरी तरफ से ट्रेंचेस से आवाज़ आ रही थी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। तो बच्चों टॉमी जो होता है ना, वो फ्रिट्स लोगों के द्वारा ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश सोल्जर्स को दिया गया नाम है। ठीक है, यहाँ के जो ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं वो लोग उनको फ्रिट्स बुलाते हैं और फ्रिट्स सोल्जर जो हैं वो उनको टॉमी बुलाते हैं। तो वो लोग इनको कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." तो जब हम लोग एकदम से पहले तो सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि हम लोग एक लड़ाई वाले मैदान में खड़े हुए हैं और सामने से कोई हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है। तो जब हम इस सरप्राइज़ से बाहर आए तो हम में से भी कुछ लोगों ने इधर से चिल्लाया कि सेम टू यू फ्रेड, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा कि बस इतना ही होगा। वी ऑल डिड, हमें ऐसा ही लगा। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shout, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. "Keep your head down," I told the man. "It is a trick," but it wasn't. फिर हमने देखा कि सामने वाले ट्रेंचेस से जो है वो वाइट फ्लैग वेव करते हुए ग्रे कलर के ग्रेट कोट्स में कुछ लोग चले आ रहे हैं। एक के पीछे एक जो है वो फ्रिट्स चला आ रहा है। फिर मैंने अपने साथियों को बोला कि ये एक ट्रिक हो सकता है कि वो लोग अभी हम पर अटैक कर दें, बट ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन उनमें से एक बॉटल को अपने सर पर वेव करता हुआ आ रहा था। "इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी," आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। "वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज," वो कह रहा था कि हमारे पास स्नैप्स हैं और हमारे पास सॉसेज है। तो स्नैप्स जो होता है बच्चों एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनी होती है। "वी मीट यू, यस, बट दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम." तो इस बार जो है वो हमने देखा कि बहुत सारे डजन्स ऑफ फ्रिट्स जो हैं वो हमारी तरफ चले आ रहे हैं, नो मैन लैंड में चले आ रहे हैं, और ये युद्ध का मैदान है और हमारे बीच में कोई भी राइफल नहीं है। मतलब ये लोग कोई लड़ाई का साधन जो है वो साथ में लेकर के नहीं आ रहे हैं, ये बस हमें मैरी क्रिसमस विश कर रहे हैं और इनके पास खाने का सामान है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज फर्स्ट अप। "कम ऑन बॉयज़, what आर वी वेटिंग फॉर?" जो हमारे में से एक मॉरिस था वो जो है उसने सबसे पहले वो भी उठा और बोलने लगा, "कम ऑन बॉयज़, हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं?" एंड देन देयर वर नो स्टॉपिंग दैम, और फिर वहाँ पे हम में से किसी में भी कोई स्टॉपिंग नहीं रह गई थी। "आई वॉज अ ऑफिसर," मैं तो ऑफिसर था। "आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन," मुझे उन्हें वहीं का वहीं स्टॉप कर देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था। "आई सपोज," मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें वहीं का वहीं रोक देना चाहिए था। "बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर बीन ऑकर्ड टू मी आई शुड," कि लेकिन मुझे ऐसा लगा ही नहीं, सच्चाई तो ये है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। "All along their lines and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle." और हम दोनों के बीच में कोई लाइंस नहीं रह गई थी। मैं देख सकता था हर तरफ कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स हैं वो युद्ध के मैदान में बीच में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, लड़ाई के बीच में, लड़ाई के जंग के मैदान के बीच में हम लोग शांति मना रहे थे। "You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me hand outstretched, Hans Wolf." तुम वो फीलिंग जो मेरे अंदर आई थी जब एक फ्रिट्स ऑफिसर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और अपना नाम बताते हुए बोला हैंस वुल्फ, वो जो फीलिंग मेरे अंदर आई थी उस फीलिंग को आप डियरेस्ट को नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ को लेटर में लिख रहे हैं कि जब फ्रिट्स ऑफिसर ने मेरी तरफ हाथ बढ़ा करके अपना इंट्रोडक्शन दिया
तो मेरे अंदर जो वो फीलिंग आई, वो फीलिंग तुम ना बयां नहीं कर सकता मैं, और ना ही तुम उसे समझ सकती हो। He said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play cello in the orchestra. Happy Christmas. उसने बताया, हैंस वुल्फ ने बताया, फ्रिट्स ऑफिसर ने जिम मैकपर्सन को बताया कि मैं जो है वो डेजलडॉर्फ नाम की जगह से बिलोंग करता हूँ, और मैं जो सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। सेलो बच्चों एक तरीके का लार्ज वायलिन होता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वो हैंस वुल्फ जो हैं वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते हैं, और अभी वो फ्रिट्स ऑफिसर हैं। तो ऐसा वो अब मिस्टर जिम मैकपर्सन को बताते हैं और उसको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं हाथ आगे बढ़ाते हुए। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड। तो बच्चों जब कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ा करके अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपने बारे में बताएगा, तो हम भी उसको अपना हाथ बढ़ा करके उसका रिप्लाई करेंगे ना। तो ऐसे जिम मैकपर्सन ने भी उसका रिप्लाई करा और बोला, कैप्टन जिम मैकपर्सन, मेरा नाम जिम मैकपर्सन है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट नाम की जगह में, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में है। तो मिस्टर जिम मैकपर्सन ने भी हैंस वुल्फ को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने बारे में अपना नाम बताया और मैरी क्रिसमस उसे विश किया। आहा, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वो जो हैंस वुल्फ है, जो फ्रिट्स का ऑफिसर है, वो कहता है नाम सुन करके, जगह का नाम सुन करके कहता है, अच्छा डॉर्सेट, ये तो मैं इस जगह को तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर माई राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। हमने हमारा खाना जो है वो आपस में बांटा। एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड। वो कहता है कि हमने बातें करी, कोनी पता नहीं कैसी कैसी बातें करी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और वो बहुत ही अच्छी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर बीन टू इंग्लैंड। बट बाद में पता चला कि वो तो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं था और ना ही कभी इंग्लैंड आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उससे जो भी कुछ इंग्लैंड के बारे में पता था वो उसने स्कूल में सीखा था, और इंग्लिश की बुक पढ़ पढ़ करके उसने इंग्लिश सीखे थे। हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस हार्डी। उसका जो फेवरेट राइटर था वो टॉमस हार्डी था, और जो उसकी फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसाबा एंड गैरलियर ओक एंड सर्जेंट टाउरी एंड डॉर्सेट। हमने वहाँ नो मैन लैंड में, उस युद्ध के मैदान में अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। उसके पास बीबी है और एक बच्चा है जो कि सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. वो कहता है, जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को लेटर में बताता है कि जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मैं देखता हूँ खाकी और ग्रे कोट हैं जो हर तरफ दिख रहे होते हैं। वो नो मैन लैंड में, उस युद्ध के मैदान में, कोई स्मोक कर रहा है तो कोई हंस रहा है, तो कोई बातें कर रहा है, तो कोई ड्रिंक कर रहा है, तो कोई खारा खा रहा है। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। हैंस वुल्फ और मैंने फिर वो केक जो तुमने मेरे लिए क्रिसमस पे भेजा था, हमने उसको शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. और उसे लगा, हैंस वुल्फ को लगा कि जो मार्जिपन है, मार्जिपन बच्चों एक तरीके का स्वीट कवरिंग केक होता है जो कि शुगर, एग और बादाम से मिलकर के बना होता है। तो हैंस वुल्फ को मार्जिपन जो है वो सबसे बेस्ट केक लगता है, और वो ही जिम मैकपर्सन को भी लगता है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को बताते हैं कि हम लोग हर बात पर एग्री कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी तो कभी हुई ही नहीं कोनी कि हम दुश्मन के साथ युद्ध के मैदान में क्रिसमस मना रहे हैं, वो भी भयंकर लड़ाई की स्थिति हो रखी है देश में तब। देन समवन, आई डोंट नो हु, बाउट आउट फुटबॉल। फिर कोई, मुझे नहीं पता कौन, एक फुटबॉल ले आया।
Great coat were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man land. और फिर जो बड़े बड़े कोट्स का ना बड़ा सा पाइल बना दिया गया, जिसे कि गोल पोस्ट बनाया गया, मतलब गोल पोस्ट बनाने के लिए उन्होंने कोट्स का इस्तेमाल किया। और जो अगली चीज़ हुई वो ये हुई कि टॉमी और फ्रिट्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए हैं इस युद्ध के मैदान में, और अब वो एक फ़ुटबॉल का मैच शुरू हो चुका है। मतलब अभी तक उस युद्ध के मैदान में दोनों टीम्स अपोजिट थी, अपोजिशन में थी एक दूसरे के, लेकिन अभी तक लड़ाइयाँ चल रही थी, युद्ध हो रहा था। और अब वो क्रिसमस पार्टी के दौरान वहाँ पर एक फ़ुटबॉल मैच के दौरान वो लोग एक दूसरे के अपोजिशन बने हुए हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hand and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो हम दोनों जो हैंस वुल्फ हैं और मैं, हम लोग टीम को चीयर कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अपने पैर पटक रहे थे ताकि ठंड को जो है वो दूर रखा जा सके। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. एक समय आया ऐसा जब हमने देखा कि हमारी जो सांसें हैं वो भारी हो रही हैं। He saw it too and smiled, और उसने मेरी तरफ देखा और वो भी स्माइल करा। जिम मैकपर्सन, he said after a while, उसने थोड़ी देर बाद बोला, हैंस वुल्फ ने थोड़ी देर बाद बोला, जिम मैकपर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। जिम मैकपर्सन, मुझे लगता है कि हमें इस तरीके से इस युद्ध का अंत करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल मैच खेल करके। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, एक फ़ुटबॉल मैच जब अगर होगा तो उसमें कोई नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ बिकम विडोज़, और कोई भी औरतें जो हैं वो विधवा नहीं होंगी। ऐसा हैंस वुल्फ ने मुझसे बोला। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, और मैंने उन्हें बोला कि मैं तो एक क्रिकेट का मैच प्रेफर करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और फिर हम टॉमीज़ ही उस मैच को जीतेंगे। तो बच्चों, हमें जैसा कि पता ही है कि जर्मन्स जो होते हैं वो फ़ुटबॉल में बहुत ही अच्छे होते हैं, और जो टॉमीज़ होते हैं वो क्रिकेट में अच्छे होते हैं। यानी कि ब्रिटिश के लोग जो हैं वो उनको क्रिकेट खेलना पसंद है और वो क्रिकेट में अच्छे हैं, और जर्मन के लोग जो हैं वो फ़ुटबॉल में अच्छे होते हैं, उन्हें फ़ुटबॉल पसंद है। तो हैंस वुल्फ को लगता है कि जो लड़ाई का नतीजा है वो एक गेम खेल करके हमें निकालना चाहिए, और वो कहता है कि वो गेम फुटबॉल का होना चाहिए। जबकि टॉमी का जो लीडर है जिम मैकपर्सन, वो कहता है कि हाँ, लड़ाई का अंत जो है वो हमें मैच खेल करके ही निकालना चाहिए, लेकिन वो मैच जो है वो क्रिकेट का होना चाहिए ताकि हम जीतें। वी लाफ्ड एट दैट, और हमने उस बात पर हंसा। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हमने साथ में उस गेम को देखा। सैड टू से, बुरा तो लग रहा है कहने में, कोनी फ्रिट्स वॉन, लेकिन जो फ्रिट्स हैं वो जीत गए। 2 goals to 1, उन्होंने 2 गोल किए और हमने 1। बट हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बहुत ही जेनरस होकर के कहा था कि आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा गोल जो है वो उनसे वाइड था, चौड़ा था। सो इट वॉजन क्वाइट फेयर, तो ये ऐसा ठीक नहीं हुआ। The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausage had gone since run out, and we knew it was all over. और फिर थोड़े समय बाद वो समय भी आ गया जब हमारा जो भी खाने का सामान था, रम, स्नैप, सॉसेज, वो सब ख़त्म हो गया, और हमें पता चल गया कि अब ये पार्टी भी है जो ख़त्म हो चुकी है। I wished Hans well and told him I hope he would see his family again soon. और मैंने हैंस को अच्छा मतलब शुभकामनाएँ दी और बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फैमिली को जल्द ही देखें। एंड द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जो ये लड़ाई है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और हम सब साथ में जल्दी ही अपने अपने घर जा सकें। I think that is what every soldiers want on both sides, हैंस वुल्फ सेड। और मैंने जब उनको ऐसा बोला तो हैंस वुल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि जो ये विश है ये आई थिंक यहाँ पे मौजूद हर सोल्जर चाहता है। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, और उन्होंने मुझको बोला कि टेक केयर, और मुझे लगता है कि ये मोमेंट ना मैं कभी भूलूंगा ना आप कभी भूलोगे। जिम मैकपर्सन, ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, वो मुझे सैल्यूट करता है और धीरे धीरे, अनविलिंगली मुझे लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता, और अनविलिंगली वो वहाँ से चला जाता है। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस
and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. उसने मेरी तरफ एक बार वेव कर कर के मुझे बाय करा और फिर वो उन हज़ारों जो ग्रे कोटेड मैन्स जा रहे थे अपने ट्रेंचेस में वापस, उनमें से एक हो गया, यानी कि उनमें मिक्स हो गया और वो वापस चला गया. That night, back in our dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was such a net silent night. Our boys gave them a rousing chorus of White Shepherd paused. We exchanged carol for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. तो मिस्टर जिम मैकफरसन अपनी वाइफ को लेटर में आगे लिखते हैं कि फिर जब हम शाम को उस रात में जब हम लोग अपने डग आउट में, डग आउट होता है बच्चों ऐसा शेल्टर जो कि सोल्जर्स ने अपने लिए बनाया होता है ताकि वो वहाँ पे रात में सो सकें, ग्राउंड में खोद करके बनाया होता है ना. ट्रेंचेस में तो खड़े होते हैं, डग आउट्स में वो लोग लेटते सोते हुए हैं, है ना. तो वहाँ पे वो लोग जब थे रात में तो उन्हें सामने वाले ट्रेंचेस से, सामने वाले डग आउट से आवाज़ आ रही थी एक गाने गाने की. तो यहाँ के सोल्जर्स ने भी उनको उसी लय में साथ दिया और गाना गाया उनके साथ. थोड़ी देर तक ये जो अंताक्षरी वाला सीन था ये चलता रहा और फिर हर तरफ साइलेंस हो गया, पीस हो गई, शांति हो गई. और मुझे लगता है, यानी कि जिम मैकफरसन को लगता है कि वो लोग अपना जो भी शांति वाला समय था वो बिता चुके हैं. Dearest Connie, by Christmas next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving Jim. तो वो अपनी वाइफ को आगे लेटर में लिखते हैं कि प्यारी कोनी, प्रिय कोनी, अगले साल क्रिसमस तक तो ये जो वॉर है, जो लड़ाई है, वो कुछ नहीं होगा, बस एक डिस्टेंस और टेरिबल मेमोरी की तरह होगा, एक भयानक मेमोरी की तरह, एक याददाश्त की तरह होगा और सब कुछ ठीक हो चुका होगा अगले साल तक. और आज लेकिन जो भी कुछ हुआ उसको देख करके मुझे ये पता चला कि दोनों ही आर्मी के लोग कितना ज़्यादा शांति की इच्छा रखते हैं, वो लोग कितना चाहते हैं कि शांति रहे. वो लोग दोनों ही लड़ाई के ख़िलाफ़ हैं, जंग के ख़िलाफ़ हैं. फिर वो लास्ट में अपनी वाइफ को लिखते हैं कि हम लोग जल्द ही साथ में होंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, तुम्हारा प्रिय जिम. और वो उसको लास्ट में तुम्हारा प्रिय जिम लिख करके लेटर ख़त्म कर देते हैं. तो बच्चों ये लेटर जो है ये एक लेखक है जिसने वो रोल टॉप डेस्क ख़रीदा था ना, उसने पढ़ा है, जो कि मिसेस जिम मैकफरसन के लिए मिस्टर जिम ने वॉर के मैदान से लिखा था. तो चलिए अब पार्ट 3 पढ़ करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या क्रिसमस प्रेजेंट है और किसने किसको दिया है, क्योंकि अभी तक तो उस क्रिसमस प्रेजेंट की कुछ बात ही नहीं आई है ना. तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने वो जो लेटर था, लेखक कह रहा है कि जो मैंने वो लेटर था उसको दोबारा से फोल्ड करा और एनवेलप में डाल करके दोबारा वापस सावधानी से रख दिया. I kept awake all night. मैं पूरी रात जागा रहा. By morning I knew what I had to do. अब सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. I drive into Bridport just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट से गया थोड़ी ही दूर. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. मैंने एक आदमी से, एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था कि कॉपर बीचेस नाम की जगह कहाँ है. हाउस नंबर 12 की तरफ मैं मुड़ा. आउट ऑफ नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. जो हाउस नंबर 12 था वो कुछ नहीं था पर एक बर्न आउट शेल था, यानी कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय बाय फायर. एक तरीके से एक घर ऐसा था जो कि पूरी तरीके से आग से जल चुका है. द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बोर्ड अप. जो उसकी विंडोज़ थी उसमें वुडन बोर्ड्स लगा करके उसको कवर किया गया था. उसकी छत जो है उसमें गैप आ चुके थे. वो जो घर था पूरी तरीके से जल चुका था. आई नॉक्ड एट द डोर नेक्स्ट and asked if anyone knew where about of Mrs. McPherson. तो मैंने जो बगल वाला घर था उसका दरवाज़ा खटखटाया और ये जानना चाहा कि क्या कोई है जो मुझे मिसेस जिम मैकफरसन के बारे में बता दे. ओह यस, said the old man in his slipper. He knew her well.
एक आदमी निकला बाहर, एक बूढ़ा आदमी अपने स्लीपर्स में, और उसने बोला कि हाँ वो उन्हें अच्छे से जानता है, यानी कि वो मिसेस जिम मैकफरसन का क्योंकि पड़ोसी है तो वो उसे अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। वो बोलता है कि वो जो औरत है यानी कि मिसेस जिम मैकफरसन है वो बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी है, लेकिन थोड़ी सी मडल हेडेड है यानी कि कंफ्यूज्ड है, लेकिन उनकी एज में तो ऐसा चलता है, वो क्या नहीं चलता, वो ऐसा करके ना लेखक से पूछता है वो बूढ़ा आदमी। 101 ईयर ओल्ड, और वो बताता है कि मिसेस जिम मैकफरसन जो है वो 101 साल की ऐसा है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वो घर में ही थी जब आग लगी। नो वन रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर हो सकता है ये पक्का कैंडल से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। सबको ऐसा इसलिए लगता है कि वो आग जो है वो कैंडल से लगी क्योंकि वो ना इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा कैंडल्स इस्तेमाल किया करते थे, और कैंडल्स उनको लगता था कि सस्ती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही महंगी पड़ती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाला आदमी था उसने एकदम ही समय पर उनको बाहर निकाला। शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, अब वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस आदमी ने लेखक को बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो वो नर्सिंग होम है उसका नाम और उसका एड्रेस बताया, और ये भी बताया साथ में कि वो ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन में है, यानी कि वो दूसरी तरफ, टाउन के दूसरी तरफ में है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली इनफ, उसे जो लेखक को वो हाउस, जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है वो आसानी से मिल जाता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लोप-साइडेड एंजल ऑन द टॉप। जो वो क्योंकि क्रिसमस का दिन है, वो उसने क्रिसमस के ईव के दिन बच्चों डेस्क पे काम करना शुरू किया था ना, तो अब वो पूरे रात जब उसने लेटर पढ़ा तो वो बहुत ही कंफ्यूज था। सुबह उठ करके वो ये लेटर लेकर के यहाँ आ जाता है, मतलब यहाँ पे मिसेस जिम मैकफरसन को ढूंढने आ जाता है। तो जब वो अब यहाँ आया है बर्लिंगटन नर्सिंग होम में, तो वहाँ पे क्रिसमस की पूरी डेकोरेशन हो रखी है। I said I was a friend come to visit Mrs. Jim McPherson to bring her a Christmas present. उसने वहाँ पे जैसे कहीं पर हम जाते हैं नर्सिंग होम वगैरह में डॉक्टर से, पेशेंट से मिलने के लिए, तो हमें लिखवाना पड़ता है ना कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। तो वो लेखक जो है वो लिखवाता है कि मैं मिसेस जिम मैकफरसन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर के आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper and hat and singing. तो वो देख सकता था डाइनिंग रूम की तरफ, जो खाने वाला कमरा था, बड़ा सा हॉल, वहाँ पे सारे लोगों ने पेपर हैट पहन रखी थी और गाना गा रहे थे। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. जो वहाँ की मैट्रन थी, जो वहाँ पे काम करने वाली एक नर्स थी, वो उसको देख करके बहुत ही खुश हो जाती है लेखक को देख करके। She even offered me a mince pie, और वो उसको एक पाई भी देती है, क्रिसमस का पाई भी देती है। शी वॉक्ड मी along द कॉरिडोर, वो उसके साथ कॉरिडोर में जाती है। मिसेस जिम मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो बताती होने कि मिसेस जिम मैकफरसन जो है वो बाकी लोगों के साथ नहीं है। शी रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, वो आज कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड थी, इसीलिए हमने सोचा कि उन्हें अकेला ही रहने दिया जाए और आराम करने दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, और वो जो मैट्रन है वो उसको लेखक को रास्ते में बताती हुई जाती है, कॉरिडोर के रास्ते में, कि उनका कोई परिवार नहीं है मिसेस जिम मैकफरसन का, आप तो जानते ही होंगे, और नो वन विजिट्स, और उनको कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि वो आपको देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि मैट्रन को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो जो लेखक है वो उनका फ्रेंड है और कोई तो उनसे मिसेस जिम मैकफरसन से मिलने नहीं आता और यही मिलने आता है। तो वो कहती है कि मिसेस जिम मैकफरसन जब आपको देखेंगी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी।
She took me into a conservatory with a wicker chair and potted plant all around and left me. तो वो उसको लेखक को लेकर के एक जगह पे जाती हैं जहाँ पे हर तरफ बहुत सारे प्लांट्स हैं और वो वहाँ पे उसको छोड़ देती हैं. The old lady was sitting in a wheelchair, her hand folded in her lap. वहाँ पर एक ओल्ड लेडी एक व्हील चेयर पर बैठी होती है और उसके हाथ जो होते हैं फोल्ड होकर के उसकी लैप पर गोदी में रखे होते हैं. उसने मतलब फोल्ड करके ऐसे हाथ अपनी गोद में रखे होते हैं और वो व्हील चेयर पे बैठी होती है. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन. उसके जो बाल हैं वो सिल्वर कलर के हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी हैं और वो पिन कर रखे हैं उन्होंने एक अनसुलझे हुए बिल्कुल ही उलझे हुए तरीके से जूड़े में. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन और वो गार्डन को ही बस गेज कर रही हैं, घूर रही हैं. हेलो आई सेड. जो लेखक है वो उनके पास जाता है और कहता है हेलो. शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. वो थोड़ा सा मुड़ती हैं और उसकी तरफ वैकेंटली देखती हैं. वैकेंटली देखना मतलब बच्चों ऐसे देखना जैसे कि हम बस देख रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि कौन है क्या है, बस देखे जा रहे हैं, कुछ भी हम नहीं समझ रहे कि एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं. मतलब वो जानते ही नहीं है लेखक को कि कौन है, तो बस वो उनकी तरफ देखती हैं क्योंकि उन्होंने हेलो बोला है. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. वो कहता है मिसेस जिम मैकफरसन को हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. वो फिर कहता ही जाता है कि I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. वो बस बोलता ही जाता है कि हैप्पी क्रिसमस कोनी, मुझे ये मिला और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है. और वो सिर्फ बोलता जा रहा है और जब वो बोल रहा है तो जो मिसेस जिम मैकफरसन है इनकी आंखें जो हैं उसके चेहरे से बिल्कुल भी हट नहीं रही हैं. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. फिर वो जो है टिन बॉक्स को खोलता है और उसको मिसेस जिम मैकफरसन को दे देता है. That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with the sudden glow of happiness. तब उस समय जब वो टिन का बॉक्स देखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ जानी पहचानी सी चीज़ है और उनका चेहरा जो है वो अलग तरीके की भावनाओं से खुशी से ग्लो करने लगता है. वो एकदम ही पहचान जाती हैं और खुश हो जाती हैं. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. वो डेस्क के बारे में एक्सप्लेन करता है अबाउट हाउ आई फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. वो उसको बताता रहता है कि उसे वो डेस्क कहाँ से मिला, वो डिब्बा कहाँ से मिला, वो लेटर कहाँ से मिला, पर उसे नहीं लगता कि मिसेस जिम मैकफरसन उसे सुन भी रही थी. फॉर अ वाइल शी हैड सेड नथिंग. थोड़े समय तक उन्होंने कुछ नहीं बोला बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप. वो बस उसके लेटर को ही ना उंगलियों से महसूस करती रहीं, उसको छूती रहीं और महसूस करती रहीं. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. फिर अचानक से ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया. हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स. उनके जो आँख थी वो आंसुओं से भर चुकी थी, खुशी के आंसू थे शायद ये. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे प्रिय. शी सेड. उन्होंने कहा. And here you are, the best Christmas present in the world. और तुम अब यहाँ हो, ये तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड का. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. मेरे पास आओ जिम डियर, बैठ जाओ. तो वो क्या होता है एक्चुअल में जो मिसेस जिम मैकफरसन है वो लेखक को ही जिम मैकफरसन अपना हस्बैंड समझ रही हैं क्योंकि उनको वो उसने कोनी कह करके हैप्पी क्रिसमस कहा था ना, कोनी. और कोनी तो उनको कौन कहता था मिसेस जिम मैकफरसन को, उनके हस्बैंड केवल कहते थे. तो इसीलिए उन्हें लगता है कि ये तो जिम मैकफरसन आया है और उसने लेटर में लिखा भी था कि अगले साल क्रिसमस तक मैं तुम्हारे पास होऊंगा. तो वो कहते हैं तुम अब आ गए हो, ये मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वर्ल्ड का और अब तुम मेरे पास आओ और प्लीज़ बैठ जाओ. और लेखक को समझ में आ जाता है कि वो उसे अपना हस्बैंड समझ रही हैं. आई सेट डाउन बिसाइड्स हर एंड शी किस्ड माई चिक. मैं उनके पास बैठ जाता हूँ और वो मेरे गालों को चूम लेती हैं. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. वो उससे बोलती हैं कि मैं तुम्हारा लेटर जिम रोज़ पढ़ती थी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में सुनती थी. It always made me feel you were with me. ये हमेशा मुझे ऐसा फील कराता था जैसे कि तुम मेरे साथ हो. And now you are. और अब देखो तुम सच में मेरे साथ हो.
यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, और अब तुम इसे मेरे लिए खुद भी पढ़ सकते हो। वुड यू डू डैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे जिम डियर, प्यारे जिम। ऐसा कह करके मिसेस जिम मैकफर्सन लेखक को जिम कह करके बुला। आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तो तुम्हारी आवाज़ बस एक बार दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, और मुझे ये बहुत पसंद आएगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और फिर उसके बाद हो सकेगा तो हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल राउंड। तो कहती हैं कि फिर मैं उसके बाद तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाऊंगी, मार्जिपन। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मुझे पता है कि तुम्हें कितना पसंद है ये केक। तो बच्चों, ये कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वो लेखक ने एक वाइफ को दिया है, जो कि मिसेस जिम मैकफर्सन है, मिस्टर जिम की वाइफ हैं। और उनको वो गिफ्ट जो है वो क्या दिया है, उन्होंने उनके हस्बैंड का लेटर ला करके उनको दिया है। तो इसीलिए इसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि हो सकता है उस लड़ाई में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें उनके हस्बैंड जो हैं उनकी डेथ हो गई हो, और वो उन्होंने लेटर में तो भले प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे अगले क्रिसमस तक उनसे मिलने के लिए, है ना। उन्होंने कहा था कि वी शेल बी टुगेदर सून, आई एम श्योर ऑफ इट, है ना। लेकिन वो आ नहीं पाए थे, और वो उस जंग में शहीद हो गए थे। लेकिन मिसेस जिम मैकफर्सन हमेशा से उस लेटर को पढ़ करके उनके प्रेजेंस को हमेशा फील करती थी, और उनको ये विश्वास था कि उनका हस्बैंड उनसे मिलने ज़रूर आएगा। और आज जब क्रिसमस के ही दिन उनका लेटर उसको वापस मिला है, तो वो उसको पा करके बहुत खुश हो जाती हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे उसने अपने हस्बैंड को ही पा लिया है। और क्योंकि लेखक उसे कॉनी कह करके पुकारता है, जो कि उनका हस्बैंड उनको ऐसे कह के पुकारता था, तो उसे लगता है कि शायद वो उनका हस्बैंड ही वापस आ गया है। तो बच्चों, ये कहानी जो थी वो एक विश्वास की कहानी थी, एक वाइफ के विश्वास की कहानी कि उनका हस्बैंड उनसे मिलने आएगा, और उनको ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मिला इस चैप्टर में। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बाकी ऐसी ही स्टोरीज़ जानने के लिए और चैप्टर्स की डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।